अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ के दिफ़ा के लिए अफ़गान निजात अमरीकी खातून स्कॉलर रीना अमीरी को मंदूब नामज़द किया है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने उनकी तैनाती का ऐलान किया है। उनकी नामज़दगी की वजूहात क्या हैं? रीना अमीरी पहले अमेरिका के लिए कौन से ओहदों पर ख़वातीन के लिए खिदमात अंजाम दे चुकी हैं? ये सारी चीज़ें पहले एक रिपोर्ट के ज़रिए जानते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। अमेरिका ने अफगान खवातीन के हुकूक के दिफा के लिए अफगान नजाद अमरीकी खातून रीना अमीरी को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तैनाती तालिबान की जानिब से खवातीन पर पाबंदियां आयद करने के बाद इस बात का इशारा करती हैं कि अफगान खवातीन अमेरिका के नजदीक तरजीही अहमियत रखती हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने रीना अमीरी को अफगान खवातीन के हुकूक के दिफा के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका मुल्क एक पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान चाहता है, जहां तमाम अफगान सियासी, इक्तिसादी और समाजी एतबार से तरक्की कर सकें। रीना अमीरी साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की सीनियर मुशीर के तौर पर काम कर चुकी हैं। वो 2 दहाइयों से हुकूमतों, अक़वाम मुत्तहिदा और थिंक टैंक्स को अफगानिस्तान के मुतालिक मसाइल पर मशवरे दे रही हैं। रीना अमीरी का खानदान उनके बचपन में ही अफगानिस्तान छोड़कर कैलिफोर्निया में मुकीम है। 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी जंग शुरू होते ही उन्होंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार रहने वाले अफगान खुसूसन खवातीन के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर दी थी। रीना अमीरी अमरीकी सफारतकार रिचर्ड हालब्रो की मुशीर बनी, जिनकी आखिरी जिम्मेदारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुताल्लिक थी, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी काम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम कर चुकी हैं। ख़वातीन के हवाले से, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बहुत सारी जगहों पर बहुत सा काम कर चुकी हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में या इनकी जो तैनाती है अब ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, वो किस कदर बेहतर हो सकती है अफ़गान ख़वातीन के हक़ में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जी, आलिया सारम बर्नी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। समाजी कारकुन हैं, बड़ा नाम रखती हैं, ख़ास तौर पर जब ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कुछ करने की बात होती है। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। मैम आलिया, अब तक आवाज़ आ रही है मेरी? कोशिश करते हैं जी मैम आलिया सुन सक। अच्छा जी, आलिया साहिबा आप हैं हमारे साथ लाइन पे, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा पहले तुम्हें ज्वाइन करने के लिए। आलिया साहिबा ये फरमा दीजिएगा कि अफ़गानिस्तान में जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ डिले है, इसलिए आप तक डिले से मेरी आवाज़ आ रही है। बहरहाल मैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, ज़ाहिर है आपको हमने मदऊ किया है, दावत दी है, ज़हमत दी है। अफ़गानिस्तान में जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। लड़कियां जो हैं वो इवन सालमी तालीम जो है उससे भी महरूम है। अब ये जो अफ़गान नजाद अमरीकी खातून हैं, इन्हीं को जब नामज़द कर दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी हो सकती है, अफ़गान ख़वातीन की जो महरूमी है उसका कितना इज़ाला हो सकता है इनकी तैनाती से, रीना की तैनाती से? बात यह है कि औरत दुनिया में किसी भी हिस्से में हो, वो औरत है, उसकी मुश्किलात कम व बेश एक ही जैसी हैं, कहीं पर इजहार ज़्यादा, कहीं पर इजहार कम। अफ़गानिस्तान के लिए हमारी बहुत दिली जज्बात और हमारी बहुत सारी मोहब्बतें, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, और इस वक्त ये जंग के बाद जिस तरह से ये भी आज़ाद हुआ है, इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। मुझे ये लगता है कि किसी भी मुल्क, किसी भी इलाके की किसी भी औरत के बारे में जब बात की जाए तो वहाँ की औरत को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अगर किसी एक मुसलमान औरत के हवाले से बात की जाए तो उसमें वही औरत सबसे बेहतरीन काम कर सकेगी जो उस माशरे में रहती हो, जो उस माशरे को जानती हो, जो इस्लामी इक़दार को जानती हो, जो मिडल वे निकालना जानती हो, जो किसी किस्म की एक्सट्रीमिज़म को बिलीव ना करती हो। और वही मैं समझती हूँ कि एक ऐसी बात निकाल
निकालेगी, एक ऐसी बात करेगी जो ना सिर्फ ये कि औरतों के लिए, वो मर्दों के लिए भी काबिल कबूल होगी। और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए जब बात की जाती है तो इंसानियत रखने वाला हर इंसान उस पर यस कहता है। और बस बात यह है कि बात करने के लिए समझदारी चाहिए, बुर्दबारी चाहिए, तजर्बा चाहिए, और सच्चाई इस तरह से पेश की जाए कि किसी को ऐसा महसूस ना हो कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है या उसके सर से आसमान हटाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा मैम आलिया, ये फरमा दीजिएगा, ये जो अभी इनकी तैनाती हुई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे माहिरीन भी इस पर अपना तज्जिया यही देते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जब OIC कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान से मुतालिक जो रवैया है उसमें काफ़ी ज़्यादा लचक देखने में आ रही है। अक़वाम मुत्तहदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में अफ़गान अवाम की इंसानी बुनियाद पर मदद भी मंजूर कर ली गई। आप ये समझती हैं कि जो हालिया तब्दीली आ रही है ये उन्हीं काविशों का नतीजा है जो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा की हैं, ख़ासतौर पर OIC वज़राए ख़ारिजा की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको होस्ट किए जाना, क्योंकि उसके बाद ही हमने देखा है कि ब्लिंकन ने अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का भी इजहार किया है और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इस सिलसिले में होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्रेडिट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जाता है मैम? कहीं ना कहीं क्या बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान जाता है। जिस तरह से हमने बॉर्डर्स खोले, हमने इतने सालों में जिस तरह से अपने इन अफगान भाइयों को लगाया, सीने से लगाया, जो मुश्किलात साथ में आई वो भी हमने फेस की। फिर से जिस तरह से इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, हमारे वजीर आज़म चाह रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए ये मसाइल हल हों, तो ये बहुत मस्बत कदम है। और जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होगा, मैं समझती हूँ खित्ते में अमन कायम करना मुमकिन ही नहीं होगा। और उसमें जब तक हम औरतों को एड्रेस नहीं करेंगे, और अल्लाह ने एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम बनाया है कि किसी भी माशरे की बैकबोन औरत ही है। अफगानिस्तान में इस वक्त जो सेहत के मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिस तरह से बच्चे की पैदाइश के वक्त कितने सारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो वहां पर इतना हाई हुआ है, जिस तरह से औरतों की अमवात हो रही हैं ज़िंदगी के दौरान, जिस तरह से माजूर अफराद वहां पर बढ़ रहे हैं, इन सबको संभालना, इन सबको पालना। और जैसे कि हम देखते हैं, और ये सच्चाई है कि औरत क्योंकि पालती है तो इन सारी चीज़ों को औरत लेकर चलती है। उसमें अगर औरत को तालीम नहीं दी जाएगी, उसमें देखिए इस्लामी इक़दार की जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान खुद एक इस्लामी मुल्क है। हमारी कोई भी बात हमारे वजीर आज़म से लेकर और हमारे आम किसी शहरी तक इस्लाम के बिल्कुल ऐन मुताबिक होगी। हमें या किसी भी हवाले से कितनी ही बुराइयां सही, लेकिन जब कवानीन बनेंगे, जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक होगी। हम अफगानिस्तान में भी यही सब चीज़ें चाह रहे हैं कि औरत की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए, उसकी सेहत के तमाम उसके वसाइल उसको दिए जाने चाहिए। अगर इस किस्म के इस तरह के हालात पैदा नहीं किए जाएंगे तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ते जाएंगे। माशी मुश्किलात तो अपनी जगह मौजूद हैं, और अगर देखिए औरत की जो आबादी है और औरत की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं दबाई जा सकी और इस खित्ते में भी नहीं दबाई जा सकेगी। तो बजाय इसके कि कोई चीज़ जिद बहस में पड़े, उससे कहीं बेहतर है कि इंसानी हुकूक को देखते हुए जो जायज़ तकाजे हैं ख़वातीन के, उनको माना जाए, क्योंकि बग़ैर इमदाद के अफगानिस्तान इस वक्त आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसको ज़रूरत है तमाम दुनिया से कि वो उसकी तरफ देखें और एक मस्बत अंदाज में देखें। ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब अफगानिस्तान में वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो इंसान दोस्त पॉलिसीज़ हैं, और उसमें पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान का साथी रहा है और रहेगा। हमारे वज़ीर आज़म इस हवाले से बहुत सारे काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ मस्बत हैं, लेकिन दूसरी जानिब से हमें अफगानिस्तान को देखना होगा कि वो कितने कदम आगे बढ़ाते हैं और वो किस तरह से हमारी बात को सुनते और समझते हैं, क्योंकि इसके अलावा बात बनेगी नहीं। अक़वाम मुत्तहदा की जो रिपोर्ट है उसमें जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, फोर्स मैरिजेस, जिस तरह के रेशोज़ बताए जा रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के मसाइल बढ़ सकते हैं। उन्हें हर हाल में औरत के बुनियादी हुकूक उन्हें देने पड़ेंगे, उसके बाद ही उनकी सोसाइटी एक बैलेंस सोसाइटी हो सकेगी। और जो हम उनकी मदद के लिए खड़े हो रहे हैं और बैनुल अक़वामी सारे फोरम्स में हम जिस तरह से उनके लिए बात कर रहे हैं, जब तक वो इंसानी हुकूक पर नहीं आएंगे और इंसानी हुकूक में औरत को वो दर्जा नहीं देंगे जो इस्लाम ने उसको दिया है, मैं नहीं समझती कि हम इनके लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे या वो खुद अपने लिए कोई प्रोग्रेस देख पाएंगे। उनके लिए बात किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक़लियतों के हुकूक हों, ख़वातीन के हुकूक हों, बच्चों के हुकूक हों या बुनियादी इंसानी हुकूक हों,
अच्छा, लेकिन बात चीत के लिए ये भी होता है कि आप पहले किसी फरीक को तस्लीम करें, या अगर आप तस्लीम नहीं भी करते हैं तो चले किसी भी बुनियाद पे सही आप उनके साथ कोई ना कोई बैठक तो रखें ना, आप कोई मुलाकात तो रखें। जैसे ये रीना अमीरी जिनकी तैनाती की हम बात कर रहे हैं, इनका जो भी हालिया रिसेंट एक मजमून था, इसमें इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तालिबान हुकूमत को सिफारती तौर पर कबूल किए बगैर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि उनको सिफारती तौर पर कबूल किया जाए, लेकिन रीना ये कहती हैं कि उनके साथ उसूली लेकिन अमली सिफारती बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया इस पर गौर करेगी? ठीक है जी, हम आपकी गवर्नमेंट को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन चूंकि मसला इंसानी हुकूक का है तो ठीक है, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। ऐसा कर सकता है अमेरिका? कोई बैठक हो सकती है तालिबान के साथ इस तरह से? देखिए, क्यों नहीं हो सकती? बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल टॉक पर ही खत्म होती हैं। चाहे आप हजारों लाखों इंसानों की जान ले लीजिए, चाहे आप बमबारी कर दीजिए, चाहे आपने जापान के ऊपर जिस तरह से बम बरसाए थे, उसके बाद भी आप देखिए टेबल टॉक के बगैर बात नहीं हो सकती। कम से कम अब जब हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में दाखिल हुए हुए हैं, हमने इतनी इजादात कर दी, इतनी सारी तरक्की कर दी, तो क्या अब भी हम जहालत के वही नमूने पेश करेंगे? क्या अब भी हम यही चाहेंगे कि कत्लो गारत आम हो जाए? क्या कोविड के इस दौर से गुजरने के बाद भी, जिसमें सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, क्या अब भी हम कहेंगे कि अफगानिस्तान दुनिया में कोई एक जगह है, अमेरिका कोई और जगह है, चाइना कोई और जगह है, पाकिस्तान कोई और जगह नहीं, कोई और जगह है? क्या हम नहीं समझ पा रहे कि सब एक ही कश्ती के सवार हैं? क्या ये नहीं समझ पा रहे कि अगर किसी भी खित्ते में कहीं पर भी कोई तबाही होगी, उसका असर पूरी दुनिया पर फैलेगा? ये पूरी दुनिया एक ही कश्ती, एक ही जिस्म की मानिंद है। आप इसके जिस जिस हिस्से को तकलीफ पहुंचाइएगा, और मैंने ये देखा है कि चाहे माना जाए या नहीं माना जाए, तारीख गवाह है कि जहां जहां जुल्म सितम बढ़ा है, वहां से कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला ही नहीं है। और तारीख गवाह है कि जबर के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। अफगानिस्तान तो सरजमीन ही वो है कि जब से वजूद में आई है, जब से हमने तारीख पढ़ी है, अफगानिस्तान पर अटैक होते रहे हैं, अफगानिस्तान ने मुज़ाहमत की है, और अल्लाह का कुछ उस पर करम है अफगानिस्तान पर बहुत ज्यादा, कि अफगानिस्तान ने कभी किसी गैर मुल्की को या बाहर से आने वाले को उस पर कब्जा नहीं करने दिया। चाहे वो कितनी सारी वो इजादात के साथ आ जाए, वो कितनी सारी चीज़ों के साथ आ जाए, पावर के साथ आ जाए, उसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर मौजूद है अफगानिस्तान में जो सबको बाहर निकालती है। हमने रूस को भी देखा, हमने अंग्रेज़ों को भी देखा, हमने भी रिसेंटली यूएसए को भी देखा कि सब कुछ हो गया, लेकिन वो उस पर काबिज नहीं हो सके। और अफगानिस्तान अपने आप में बहुत माला माल है, उसमें जो मादनियात हैं, जो चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि जब वो निकलना शुरू होंगी, जैसे हम पाकिस्तान के लिए भी कहते हैं कि हम ये खित्ता ही बहुत माला माल है, ये एशिया बहुत माला माल है, तो वो एक ऐसी सरजमीन है कि जिस पर किसी भी वजह से, बहुत सारी वजूहात हम समझते हैं कि आए, उसको इन्वेट किया, उसके ऊपर बहुत सारे जंगें मुसल्लत की गई, लेकिन उसको काबू में कोई नहीं कर सका। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अफगानिस्तान को मुज़ाकरात पर ही लाना पड़ेगा, और उसे भी मुज़ाकरात पर ही आना पड़ेगा। जंग की सूरत में अफगानिस्तान, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, मैम, वो भी बहुत पहले कहते रहे ना, वो भी हमेशा से ये कहते आए कि जी चाहे तालिबान हो, चाहे कोई भी हो, मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात ही के ज़रिए होना चाहिए, और आप भी यही फरमा रही हैं। अच्छा, आप चूँकि समाजी कारकुन हैं, बर्नी ट्रस्ट एक बहुत नाम रखता है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी पहचान रखता है, बहुत सारे काम हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक मंजूरी दी गई अमेरिका की जानिब से कि ओके जी ठीक है, अगर कुछ ममालिक या कुछ ऐसी तंजीमें इमदादी काम करना चाहती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हम उनको अलाउ कर देते हैं। बेशक ये कुछ अरसे के लिए किया गया, लेकिन अलाउ कर दिया गया। तो क्या आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो, या जो आप जैसे समाजी कारकुन हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी अफ़गानिस्तान के लिए? क्योंकि हम तो रोज़ाना यहाँ बैठ के ये सुन रहे होते हैं कि वहाँ नौज़ायदा बच्चों के लिए खुराक नहीं है, अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, डेथ्स हो रही हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास शेल्टर नहीं है। आप लोग, आपका ट्रस्ट, आप जैसे लोग, आप जैसी शख्सियात क्या कर रही हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अफ़गानिस्तान के लिए? देखिए, अफगानिस्तान के लिए उसके बॉर्डर्स खुले हैं, इस हवाले से वहाँ काम करना आसान है, और अफगानिस्तान के लिए मदद पूरी दुनिया से आ रही है, लेकिन उस तरह नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान सबको ऑन बोर्ड नहीं ले रहा, वो मुज़ाकरात को उस खुले दिल से नहीं कर रहा। हम तो एक NGO हैं, हम तो पाकिस्तान का चेहरा है।
سارم برنی ٹرسٹ پاکستان کا چہرہ ہے. وہ افغانستان کے لیے ہر وہ کام کرے گا جو میری حکومت, میرا ملک, میرے وزیر اعظم عمران خان جس طرح سے ہمیں فیسلیٹیٹ کریں گے, ہم ہر طرح سے کام کریں گے. مذاکرات سے لے کے, چاہے وہ سردیوں میں گرم کپڑے ہیں, چاہے لحاف ہیں, جب ہم اپنے مسلمان پاکستانیوں کو, یا مسلمان کی بھی میں بات نہیں کرتی, انسان پاکستانیوں کو, ہم جب ان کو ساری چیزیں فراہم کر سکتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے پڑوسی ہیں, اور پڑوسی کا حق تو رشتہ دار سے زیادہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے دماغ میں ہماری وہ ساری ثقافتی چیزیں موجود ہوتے ہیں جو ہمارا خاصہ ہے. تو چاہے مذاکرات کی صورت میں جانا پڑے, چاہے مدد کی صورت میں, تو جو حاضر ہے میرے ادارے کے پاس, جیسے جیسے ہماری حکومت اجازت دے گی ہم اس کو اس طرح سے سرو کریں گے, اور ہم سرو اس کو کر بھی رہے ہیں. اور ایک میں ہی نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی این جی اوز ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ پاکستان کا ترہ امتیاز ہے, یہ ہماری خاصیت ہے کہ ہم لوگ مدد میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اور دنیا نے جہاں ہمیں کئی جگہوں پر لیبل کیا ہے, وہاں وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ چیریٹی کے نام پہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ بھی جمع ہوتا ہے اور چیزیں بھی. اور چیریٹی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ چیریٹی میں پاکستان یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے یا کون مسلم ہے, کون نان مسلم ہے. ہم صرف پاکستانی انسانی بنیادوں پر کام کرتے ہیں, اور پوری دنیا کے لیے کام کرتے ہیں. افغانستان تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس کے لیے تو ہم نے بہت جدوجہد کی ہے. یہ جنگ کیا صرف افغانستان نے لڑی ہے؟ کہ افغانستان کی یہ جنگ ہم نے نہیں لڑی؟ کیا ہم آج تک اس جنگ کو نہیں لڑے؟ کہ افغانستان کے بچے ہمیں روڈ پر نظر نہیں آ رہے؟ کیا ہم ان کو سنبھالتے نہیں ہیں؟ کیا ان کی کچھ ایسی چیزوں کا ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑتا جو کسی بھی وجہ سے ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں؟ ہم جس طرح سے افغانستان کو لے کے چل رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا کوئی اور ملک اس انداز میں افغانستان کو لے کر نہیں چلا. اور جس طرح سے ہم ان سے بات چیت کریں گے, ہمارا ملک ان سے بات چیت کرے گا, ہر بنیاد پر ہم ایک پیج پہ ہو جائیں گے. چاہے ہم مذہب کی بنیاد پر آ جائیں, چاہے ہم کلچر کی بنیاد پر آ جائیں, چاہے ہم پڑوسی کی بنیاد پر آ جائیں, ہم اور افغانستان اس خطے میں امن اور ممالک کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں گے. اور یہ چیز نظر آ بھی رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب اگر اسی طرح کوششیں کرتے رہے تو یہ چیزیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن پھر بات وہیں آ جائے گی کہ افغانستان کو اپنے دل کو, اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا. وہ جنگ جو ابھی یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے, کیونکہ میم جیسا کہ بھی آپ نے خود فرمایا نا کہ پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ پاکستان کی ان ساری قربانیوں کے باوجود اب پاکستان پر تنقید بہت زیادہ کی جاتی ہے, الزامات بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اب اپنے دل کو وسعت دینا ہوگی, افغانیوں کو, افغان حکومت کو, پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اور یہ جو بیجا الزامات کی سیاست رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان, جو افغانستان کی جانب سے رویہ رہا ہے منفی پہلے, اس رویے کو ترک کرنا ہوگا اور بالکل چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اسی پر عمل کر کے جو چیزیں آپ نے فرمائیں. بہت شکریہ میم عالیہ سارم برنی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ جیسے لوگ باعث فخر ہیں, یقیناً پاکستان کا نام بھی آپ لوگ روشن کرتے ہیں, پاکستانیوں کا نام روشن کرتے ہیں, پاکستانی بھی جی بھر کے دل کھول کر آپ کا ساتھ دیتے ہیں, امداد دیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے دیتے ہیں, تو یہ بات بھی بڑی زبردست ہے. بہرحال بہت شکریہ میم عالیہ سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. جی کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست ہمیں جوائن کر رہی تھی, بات کر رہی تھی افغانستان کے حوالے سے, جہاں رینا امیری کو تعینات کیا گیا ہے. اب وہ افغان خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو دیکھ رہی ہوں گی, کیونکہ ان کا تعلق بھی افغانستان سے ہی ہے, افغان نژاد خاتون ہیں خود وہ. بہرحال جی اب ہمیں ایک ایسی جگہ کی بات کرنی ہے جہاں نہ تو خواتین کے حقوق دیکھے جا رہے ہیں, نہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کے حقوق دیکھے جا رہے ہیں. ایون جو سب سے بڑا مذہب ہے وہاں اس ملک کے اندر, جس پہ نام بھی وہ اپنے ملک کو وہی دینا چاہتے ہیں, ہندوستان, وہاں پر ہندو بھی محفوظ نہیں ہے. کون سے ہندو محفوظ نہیں ہے؟ جی وہ ہندو محفوظ نہیں ہے جن کا تعلق جو ہے وہ اقلیت سے ہے, نچلی برادری سے ہے. اور اقلیتیں تو خیر وہاں پر محفوظ ہیں ہی نہیں. میں بات کر رہی ہوں جی جنوبی ایشیائی ملک بھارت کی, جہاں رواں سال 10 مسلمانوں پر غداری کے مقدمات درج کیے گئے, لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی الزام ثابت ہی نہیں ہو سکا. ثابت کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو الزامات لگانے والوں کو بھی پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال جی انتہا پسند بھارتی حکومت کی آشیر بعد سے جن شہریوں پر غداری کے کیسز درج کیے گئے تھے ان میں کرونا کی مینجمنٹ کو لے کر مودی پر تنقید ہو رہی ہے. کرکٹ میں بھارت پر پاکستان کی تعریف کرنے والے شامل ہیں. شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے اور سوشل میڈیا پر کیے گئے پوسٹ پر غداری کا مقدمہ درج کرایا گیا. رپورٹس یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ نیشنل ہیرالڈ کے ایڈیٹر ان چیف ظفر آغا اتر پردیش کے سیتاپور کے گاؤں میں پردھان محمد اسلم سمیت 4 دیگر افراد پر غداری کا الزام لگایا گیا. مقدمہ درج کروا دیا گیا, لیکن سارے مقدمے جھوٹے ثابت ہوئے. 3 مقبوضہ کشمیر کے طلبہ اور ساتھ ہی ساتھ سٹینڈ اپ کامیڈین
मुनव्वर फारूकी भी इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से दर्ज कराए गए गद्दारी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इंतहा पसंद सरकार उन पर ये इल्ज़ामात भी झूठे ही लगा रही थी, ये बात अब साबित हो गई है। लेकिन जी आज एक अहम बयान जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो भारत के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह का है, जिन्होंने इंतहा पसंद बीजेपी को खबरदार किया है कि अगर हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ नहीं रुकती हैं तो भारत में खाना जंगी शुरू हो सकती है। लसानी और मजहबी बुनियादों पर अगर तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो मुसलमान हाथों पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे बल्कि लड़ाई का जवाब भी देंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों पर तो बहुत अरसे से वहाँ पर मजालिम किए जा रहे हैं। अभी तक कोई ठोस हिकमत अमली भारत के मुसलमानों की जानिब से सामने नहीं आई है। नसीरुद्दीन की बात में कितनी सच्चाई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। हमारी रिक्वेस्ट पर, दरखास्त पर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये फरमा दीजिएगा, ये बात जो आज नसीरुद्दीन ने की है, ये बात तो बहुत अरसे से हो रही है ना भारत के अंदर कि जी मुसलमानों के खिलाफ बड़ा जुल्म हो गया, मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, मुसलमानों को इत्तेहाद मजबूत कर लेना चाहिए, मोदी सरकार हो, भारत सरकार हो, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपने हुकूक लेने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता हमें दिखाई तो नहीं देता। वहाँ के मुसलमान को इतने मुत्तहिद हैं तो नहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहाँ मसला ये है कि मुसलमानों में कोई भी लीडरशिप ऐसी मौजूद नहीं है जो कि भारत के सामने खड़े होके तो उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। खुशामदी वो लोग जो वहाँ पे अपने मफादात को देख रहे हैं वो उनकी असम्बलियों में बैठे हुए हैं। इसी तरह वहाँ पे देवबंद जो कि एक दारुल उलूम है जहाँ आप कह लीजिए कि मुसलमानों के हकूक और इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी आगाही है, लेकिन वहाँ पे भी आप देखिए कि वो भारत का साथ निभाते हैं, मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी का साथ निभाते हैं, मोदी को इनवाइट किया उन्होंने। तो आज ये अलमिया मौजूद है, लेकिन असल चीज ये है कि वहां पे मुसलमानों के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लीडरशिप अगर नाकाम हुई और ये कारामद साबित ना हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल हाथ बांध के तो बैठे रहेंगे। ये जो सूरत हाल है ये गवर्नमेंट के इमा पे हो रही है और सरकारी इसको सरपरस्ती हासिल है। उसकी वजाहत मैं यूं करूं कि मुसलमानों के खिलाफ गौ रक्षा के नाम पे लिंचिंग हुई, सड़कों पे 40 के करीब लोग इसी तरह कत्ल कर दिए गए, किसी एक भी आदमी को वहां सजा नहीं हुई क्योंकि अदालतें हिंदुत्व का साथ दे रही। इसी तरह वहां पे आप देख लीजिए समझौता एक्सप्रेस का किस्सा आया, सब बरी हो गए। गुजरात के 2000 लोग जो मारे गए थे उसके कातिल अरसा दराज तक पकड़े रखे, लेकिन जब मोदी साहब की हुकूमत आई अदालतों ने उनको छोड़ दिया। पुलिस कोई शवाहिद नहीं लेके आती क्योंकि पुलिस हिंदुत्व का साथ दे रही है, अदालतें साथ दे रही हैं। जब जुल्म हो और जुल्म की हालात में आपको इंसाफ मिलने की भी कोई तवक्को ना रहे तो फिर कमजोर से कमजोर आदमी भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि इंसाफ की तवक्को हो तो फिर आप कहते हैं मुझे कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है अदालतें फैसला कर दें, लेकिन वो तो है नहीं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भी आपने देखा, खवातीन के खिलाफ जो जितने भी वहां पे जराइम किए गए हैं उनका कोई आज दिन तक आप कौरन पौशपुरा का आप वाकया देखिए जहां 150-200 खवातीन को एक रात में वहां पे बेइज्जत किया गया। उसका किस्सा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अरसा दराज से केस पड़ा हुआ है और आज मेरा ख्याल है उस किस्से को कुछ नहीं तो कुछ 24 साल हो गए हैं लेकिन कोई फैसला नहीं होता। तो बात यह है कि अगर इंसाफ मिल जाता तो सोसाइटी कायम रह सकती है, वरना जो नफरतें मोदी ने बो दी हैं वहां पे वो बीज फले फूलेगा, वो कभी नफरतें कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। इसके लिए मुसलमानों को तैयार होना होगा। और ये अगर मुसलमान अगर वहां पे अमजद साहब जी सर आप जरा मुकम्मल कर लें फिर मैं। दीनी आलम वहां पे अगर कोई दीनी आलम वहां पे अगर उसने जिहाद का फतवा दे दिया तो आप देखेंगे कि भारत में क्या होता है। ये वो चीज है जो कि हकीकतन एक कॉज मौजूद है, सिर्फ इसमें लीडरशिप और कोई मजहबी या दीनी रहनुमा चाहिए जो उनको रास्ता दिखा। ये भारत को समझना होगा और हमें अब पता है कि वहाँ के मुसलमानों को समझना होगा। तो ये सिख कम्युनिटी से क्यों नहीं कुछ सीख लेते? देखिए ना, वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रेफरेंडम्स करा रहे हैं, खालिस्तान की मुहिम जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है, क्यों वहाँ का मुसलमान बेदार नहीं हो रहा है? ठीक है आप कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है, तो क्या इसी तरह से फिर चलता रहेगा? इसी तरह से झूठे केसेस जो हैं वो गढ़े जाते रहेंगे, अदालतें जो हैं वो बेहिस बनकर बैठी रहेंगी, बहुत अरसों के बाद ये पता चला करेगा ठीक है जी मुकदमा दर्ज हुआ था, इसको अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, तशद्दुद किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, साबित नहीं कर सके, ये चलते रहेंगे फिर सर ऐसे तो मामला?
देखें ऐसा होगा नहीं। सिख कम्युनिटी का अपना एक मसला है, उसमें जो सिख बाहर चले गए, इनके जुल्म से भागे, वो तो बड़े अपने अपने मकसद के साथ बिल्कुल मुखलिस हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन बाकी जो सिख भारत में मौजूद हैं वो सारे वो अपने मकसद के साथ नहीं हैं। सो इनके अंदर एक डिवीजन मौजूद है। जो मुसलमान है वहां पे, उनकी जिंदगियों को जब खतरा लाहक हुआ तो उनको दीवार से लगाया गया, वो लाजमन बाउंस बैक करें। उसकी एक वजह है बहुत बड़ी, और वजह है वो पाकिस्तान। आप ये देखिए कि उन मुसलमानों को भी ये अंदाजा है कि पाकिस्तान बना एक सोल्यूशन, एक हल निकला, जिसके जरिए आज वो आबादी जो इस पाकिस्तान में मौजूद है वो बिल्कुल आजादाना तरीके से अपनी मजहबी रसूमात और अपनी जिंदगी गुजार रही है। उनके लिए भी यही हल है। वो बहुत बड़ी तादाद है, 22 करोड़ लोग हैं वहां पे मुसलमान। ये एक अकलियत नहीं कहलाते किसी भी नुक्ता निगाह। लिहाजा इनको अगर हिंदू ये समझता है कि वो इनको किसी और अकलियतों की तरह ट्रीट कर लेगा जैसे वहां पे क्रिश्चियंस वगैरह हैं, ये नहीं होगा। ये लोग जो हैं ये अल्टीमेटली अपनी सर्वाइवल, जब इनको नजर आया कि इनकी सर्वाइवल है इसी चीज में कि अब ये रिटेलिएट करें, तो ये करेंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर उनकी मदद कर देती तो पहले ये मसला हल हो जाता। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेहिसी है, मुनाफिकत है, वो नहीं मदद करना चाहते। ये जो बेइज्जती है, ये जो मुनाफिकत है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो लोग जिन तक ये इत्तलात पहुंच ही नहीं पाती हैं। अब जब इतने बड़े भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह जैसा बंदा जो है, अदाकार जो है, वो बात कर रहे हैं, जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी है, दीगर ममालिक के अंदर भी है, आपको लगता है कि उनकी बात पर दुनिया की आंखें कहीं ना कहीं खुलेंगी? कुछ होने वाला है, या बस ये बयान भी सारी चीज़ों की तरह दब जाएगा? कहीं ना कहीं कुछ होने वाला नहीं है इससे? नहीं नहीं, ये दबेगा और इस तरह के भारत में उनके ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि जी ये गद्दार हैं, ये लोगों को उकसा रहे हैं। और बाहर कोई किसी की, देखें बाहर की सारी सियासत अपनी मुफादात की है। अगर किसी को अगर आप देखिए कि अगर इंसानी हकूक होते और अखलाकियात का कोई अमल दखल होता, तो चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है अमेरिका, जी वो सिंकियांग में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं, भाई उससे 1000 गुना बुरा सलूक जो है वो भारत कर रही है, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने मुफादात हैं यहाँ। और खुद अमेरिका ने कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की है, लाखों इंसान मार दिए पिछले 15-20 सालों में। तो ये इनसे तवक्को नहीं, लेकिन होगा यही कि जब किसी को आप दीवार से लगा देते हैं, कमजोर से कमजोर आदमी आपके ऊपर झपट पड़ता है, उसकी वजह है कि उसके पास और चारा नहीं रहता। तो ये होगा वहां पे। और इसको मैं समझता हूं कि मोदी चूंकि बिल्कुल एक सिंगल ट्रैक काम कर रहे हैं, नफरत नफरत नफरत, और इन चीजों को सरकारी नफरत जो है ये वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी तो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे फिर कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के वाकयात तो बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे। अगर वो इंतखाबात के लिए करता है तब भी वो इंतखाब बेशक जीत जाए, लेकिन अगर उसको ये अंदाजा हो कि उसका कैरियर, उसकी बुनियाद, उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल है इसी चीज पे, तो इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब उसका कैरियर बना ही इन्हीं चीजों पे है कि वो नफरत फैलाई है उसने मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और वो 2/3 मेजॉरिटी तक ले गया है। वो तो बड़ा खतरनाक आदमी इस मामले में कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तक उन्होंने करवाए इसी वजह से कि इलेक्शन जीत जाए। रूथलेस है वो, बिल्कुल जालिम आदमी। तो ये चीज जो है वो तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सारे काम काज की और उसकी वजारत उज़्मा की बुनियाद इसी चीज पे। तो इसलिए मुसलमानों को भारसूरत इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बाहर निकलना होगा। जब वो बाहर निकलेंगे तो बेशक उसको खाना जंगी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नसीरुद्दीन शाह जैसे कहते हैं, लेकिन भारसूरत 22 करोड़ लोग हैं, उन्हें अपनी जानें बचानी है, अपने आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल कहीं रखना है। कैसे कर दें? वो इस तरह के आंखें बंद करके अपनी औलादों को या तो मजहब बदल लें या फिर उनको मरवा दें इसी तरह। लेकिन अमजद साहब, जिस चीज़ पे मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी, आप भी हमारे साथ अक्सर फोन लाइन पे मौजूद होते हैं, लेकिन इस बारे में बात हो नहीं पाती है। भारत अपना बड़ा मुस्बत चेहरा दुनिया में दिखाता है। मुस्बत कैसे दिखाता है? डांस हो गया, मूवीज़ हो गई, म्यूज़िक हो गया, बहुत सारे उनके जो शोज़ चल रहे होते हैं म्यूज़िक को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर, दुनिया भर में देखे जाते हैं। अब उसके ज़रिए बताया क्या जाता है कि जी भारत जो है, इंडिया जो है, वो बहुत ज़्यादा एक रिच कल्चर रखने वाला मुल्क है, जहाँ पर तमाम लोगों को यकसां हुकूक दिए जाते हैं, जहाँ बहुत सारे हिंदुओं को मौके दिए जा रहे होते हैं, वहाँ पर चंद एक मुसलमानों को भी लिया जाता है और दिखाया जाता है दुनिया में जी कि ये भारत का असल चेहरा है, जो हकीकत में वैसा नहीं है। पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? हम उस तरह से इतने स्ट्रांग नहीं हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, पीटीवी की स्क्रीन पे खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि हमारे पास जो बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं, हम तो उनकी उस तरह से कदर ही नहीं करते हैं।
آپ ان کو دیکھیے کہ وہ اپنے ایک نہیں، معمولی سے ہمارے آرٹسٹ کو اٹھا تو- کے کیا سے کیا. جی سر. ہمارے تو آرٹسٹ جو ہیں وہ بھارت جانا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے کچھ کریں. سمجھتے ہیں حالانکہ اس لیے وہاں کے سمجھتے ہیں نا, لوگ- ہم سارا ان پہ نہیں ڈال سکتے نا سر, ہم بھی تو قصوروار ہیں. جب ہم انہیں وہ رسپیکٹ, وہ عزت جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ دے ہی نہیں رہے ہیں, تو پھر وہ وہیں جائیں گے جہاں پر انہیں سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں اور بعد میں بے شک بے عزت کیا جاتا ہے. شاہ رخ خان کو دیکھ لیجئے, وہ تو وہیں کے سٹار ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا. لیکن جو بھی ہو, وہ لوگ ایک دنیا کو جھوٹا مثبت چہرہ دکھا رہے ہیں. میں بس سر آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں امجد صاحب کہ ہم کیسے کریں, کیسے کمپیٹ کریں پھر ان کو. نہیں, پہلے تو ان کی بات میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان کا صرف وہ جو سافٹ امیج ہے یا ان کے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز وہ دنیا کو بھاتی, وہ ٹھیک ہے, اس کا ایک امپیکٹ موجود ہے, وہ بڑا اس کا پرچار کرتے ہیں. ہم اس طرح نہیں کرتے, ہمارا مذہب اتنی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بالکل ہر وقت اسی دھندے میں لگے رہیں. لیکن کیا ہیومن رائٹس واچ جو ہیں یونائٹڈ نیشن کی, انہوں نے ان کے بارے میں کشمیر میں اندر جو کچھ ظلم کیا اس کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے؟ پوری دنیا میں پھر وہ یونائٹڈ نیشن نے لکھی, اور یونائٹڈ نیشن ان کو بار بار کہہ رہی ہے کہ وہاں فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں, جو بھارت نہیں مانتا. اصل چیز یہ ہے کہ چہرہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا ان کا کہ اندر سے کیا غلیظ چہرہ ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کو مغربی دنیا کی طاقت چاہیے اس کے پیچھے, جو نہیں ہے. تو یہ اس سٹیج کے اوپر منافقت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اپنے مفادات کی روشنی میں امریکہ کر رہا ہے, ورنہ اگر وہ چاہیں. مدد کر سکتا ہے امجد صاحب, کون ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ہمیں؟ سارے مدد ممالک کے انسان اپنے اپنے مدد- مفادات ہیں. مسلمان کے لیے اپنی مدد آپ اور پھر اللہ پہ بھروسہ. اپنی مدد آپ یہ ہے کہ بھارتی مسلمان ابھی تک خود نہیں اٹھے. جس دن وہ اٹھے تو اللہ تعالی کی تائید اور مدد بھی آ جائے گی اور دنیا بھی دیکھے گی. اگر خود آپ نہیں اٹھتے, آپ ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نسلیں برباد ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں, تو پھر باہر سے کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے لیے آ کر ٹکرے مارتا رہے. ظلم سہنا بھی وہ تو نہیں ظلم آئے ہے نا, گی. اگر آپ ظلم سہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم کے آگے بولنے کے لیے بھی آپ کو ہمت چاہیے, اور وہ ان لوگوں میں ہونی چاہیے. مسلمان ہیں, اگر ہتھیار پھینک کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ان کی آئندہ نسلیں بھی بھگتیں گی اور یہ بھی بھگتیں گے. وہ تو بھارت میں تو یہ مشہور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ دبا کے رکھو تو یہ آپ کے جوتے چاٹتے ہیں, اگر ان کو آپ سر پہ بٹھائیں گے تو یہ آپ کا گلا دبائیں گے. یہ اصول اکثر قوموں میں یہ موجود ہے, لہذا وہاں پہ آپ کو اسی طرح ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کمزوری دکھائیں گے بالکل وہ آپ کی گردن پکڑ لیں گے. تو یہ مسلمانوں کو وہاں سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کام نہیں چل سکتا. اگر انہوں نے وہاں رہنا ہے پھر اتحاد اور آپ اتفاق کے تحت ہی سب کرنا ہوگا, کسی سے امیدیں نہیں جوڑنی ہوں گی. اور جس طرح تو مسلمان کے لیے حکم بھی ہے کہ اگر آپ ظلم سہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ خود بھی شریک جرم ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا, اپنی ہمت جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہوگا, دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا ہے, اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں 2021 اب بس چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے, لیکن یہ جو پورا سال تھا 2021 یہ کرونا کی نظر رہا ہے. ڈیلٹا ہے اور ابھی اومیکرون ہے, جو نئی اقسام اس کی سامنے آ رہی ہیں. امریکہ تمام ہی دنیا کو تقریباً اس سے متاثر کیا. امریکہ میں بھی بڑا زیادہ نقصان ہوا. امریکہ کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب آپ کسی ملک کو سپر پاور سمجھتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں اگر صحت کے حوالے سے بھی کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر قابو پا لے گا دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہتر طور پر. لیکن امریکہ بھی ایسا کرنے میں ناکام رہا. بہرحال امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو اسی سال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ اور اتحادیوں نے افغانستان چھوڑا. نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں پر بھی انتہا پسندوں نے گھیرا تنگ کیے رکھا. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رہیں. یورپی ملکوں میں تارکین وطن کی آمد کی تعداد میں 70% تک اضافہ ہوا. ایشیائی, امریکی اور یورپی براعظم میں جاتے سال میں 2021 میں کیا کچھ ہوتا رہا, ہم نے اس بارے میں ایک پیکج تیار کیا ہے, ایک رپورٹ تیار کیا ہے, آپ کو دکھائیں گے. کورونا کی تباہ کاریاں سال 2021 میں بھی جاری رہیں. 54 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے. کورونا کی نئی اقسام ڈیلٹا اور اومیکرون بھی اس سال سامنے آئیں. 20 جنوری 2021 کو امریکی نئے صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیا. چین اور اتحادیوں سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی, جبکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے پر نظر ثانی کی. نومبر 2021 میں گلاسکو میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں پیش رفت ہوئی اور مختلف ملکوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ
के अखराज में कमी के वादे किए, जबकि चीन ने कोयले के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी 2021 में कमजोर हुई, कई इंतखाबात में शिकस्त हुई। किसानों की तहरीक ने मोदी हुकूमत को मजीद कमजोर किया और इसे घुटने टेकने पड़े। लेकिन ये साल भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के लिए सख्त साबित हुआ। मुसलमानों और दीगर अकलियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। सितंबर 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, जिसके बाद अफगान फौज मुनहदिम हो गई और तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम की, लेकिन मुल्क को मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल का सामना है। 2021 में तारिकीन वतन का मामला भी मंजरनामे पर छाया रहा। 17 लाख अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। यूरोपीय मुल्कों में भी तारिकीन वतन की आमद की तादाद में 70% इजाफा हुआ। सऊदी अरब ने कतर की नाकाबंदी खत्म करके दोबारा अपनी सरहदें खोल दी। इसी साल इसराइल में नेतन्याहू और जर्मनी में एंगेला मेर्केल का इख्तियार खत्म हुआ। म्यांमार की लीडर आंग सान सूची को गिरफ्तार किया गया और 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी साल फलस्तीनी तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान 11 रोजा जंग हुई, जिसमें 260 फलस्तीनी शहीद हुए। 2021 में माहौलियाती तब्दीलियों के बायस कुदरती आफात में इजाफा हुआ। जर्मनी और बेल्जियम में सैलाबों ने तबाही मचाई, जबकि अमेरिका, रूस, तुर्की, स्पेन और अलजायर में बड़े पैमाने पर जंगलात में आग लगने के वाकयात हुए। दिसंबर में अमेरिका में बगोलों ने 88 अफराद की जान ले ली। बिल्कुल जी, 2021 में कहाँ क्या होता रहा ये तो हमने आपको बताया, लेकिन एक और बड़ा कारनामा हुआ है 2021 में। हुआ यह है कि दुनिया की अब तक की जो इंतहाई ताकतवर तरीन खलाई दूरबीन है जेम्स वेब, इसको भेज दिया गया है जी खला के अंदर, जो अपने तारीखी मिशन पर गामजन है। साइंसदानों जो हैं वो पुरुमीद हैं, उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि मिशन की कामयाबी से जेम्स वेब टेलीस्कोप खलाई दूरबीन जो है वो हबल के 31 साला दौर को अपने इख्तिताम को पहुंचा देगी। इसे 21वीं सदी के बड़े साइंसी मंसूबों में से एक मंसूबा करार दिया जा रहा है। ये मंसूबा क्या है, दूरबीन के जाने से हमें आम इंसानों को क्या फ़वाइद मिलने वाले हैं, इस पर कितनी लागत आई है, कितने मुल्कों ने काम किया है और जेम्स वेब का मिशन है क्या, इससे हासिल वसूल क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। दुनिया की इंतहाई ताकतवर खलाई दूरबीन जेम्स वेब ने अपने तारीखी मिशन का आगाज इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:20 पर किया। उसे जनूबी अमेरिका की साहिली पट्टी पर वाक़े फ्रेंच गियाना से आरियान 5 रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप अमेरिकी खिलाई इदारे नासा, यूरोपीय खिलाई इदारे ऐसा और कैनेडियन खिलाई इदारे CSA का $10 अरब की लागत का मुश्तरका मंसूबा है। 1990 से 29 मुल्कों के अफराद इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जेम्स वेब ने मदार कामयाबी से दाखिल होने का सिग्नल परवाज के आधे घंटे बाद दिया और ये सिग्नल कीनिया में मौजूद ग्राउंड एंटेने के जरिए मिला। जेम्स वेब टेलीस्कोप जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर खला में सूरज के गिर्द अपना मदार बनाएगी, जो जमीन के चांद से फासले से भी 4 गुना ज्यादा है। जेम्स वेब की नुमाया खसूसियात में इसका सबसे अहम हिस्सा 6.5 मीटर के हुजम का सुनहरा आला नाकास है, जो कि 31 साल कबल भेजे गए हबल के आला नाकास से 3 गुना बड़ा है। इसे मुकम्मल तौर पर खुलने में 2 हफ्ते का वक्त दरकार होगा। देवहैकल खलाई दूरबीन से कायनात के इन हिस्सों के देखने की कोशिश करेगी जो हबल टेलीस्कोप की नजरों से भी ओझल थे। साइंसदान पर उम्मीद हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में इन सितारों को ढूंढेगी जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। दूरबीन माजी में झांककर इब्तदाई कायनात की अव्वलीन कहकशाओं को देख सकेगी। ये जानने की भी कोशिश करेगी कि माहौल में किस किस्म के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। हबल के जरिए किसी रोशनी के मीनार या लाइट हाउस की तरह धड़कते सितारों से इस बेयकीनी को कम करने में मदद मिली और अब जेम्स वेब की मदद से हम जानते हैं कि कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। इस दूरबीन की वजह से ये इल्म हो सका कि कायनात न सिर्फ फैल रही है बल्कि इसके फैलने की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है और इस दरियाफ्त पर नोबेल इनाम भी दिया गया था। जदीद टेलीस्कोप सैयारों के माहौल, वहाँ मौजूद गैसों की जांच के जरिए जिंदगी के शवाहिद तलाश कर सकेगी। टेलीस्कोप को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन होने और इसकी मदद से पहले तस्वीर देखने में 6 माह का अरसा दरकार है और गर्मियों में इससे हासिल की गई पहली तस्वीर का नजारा करने का मौका मिलेगा। साइंसदानों का ख्याल है कि हबल ने जहां से काम छोड़ा वहां से जेम्स वेब काम करेगा और अगर ये मिशन कामयाब रहा तो खलाई दूरबीन हबल का 31 साला दौर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। बिल्कुल जी, इस दूरबीन के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। कल साल के आखिरी रोज इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।